इस वीडियो में हम पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ के कब कर योग्य होगा इसका अध्ययन करेंगे। आय पर गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर लगता है। पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण अगर गत वर्ष में हो तो संबंधित कर निर्धारण वर्ष में उस पर कर की गणना की जाएगी। जिस प्रकार वर्ष 2019-20 यदि गत वर्ष है उसमें किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है तो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में वो पूंजी लाभ कर योग्य होंगे। किंतु इसके कुछ अपवाद हैं। सामान्य परिस्थिति में ये होता है कि गत वर्ष की में अगर पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ तो उससे अगले उससे संबंधित जो भी कर निर्धारण वर्ष है उसमें कर लगता है। किंतु अपवाद हैं कुछ, जिनमें बीमित पूंजी संपत्ति के नष्ट या क्षतिग्रस्त होने पर, यदि कोई पूंजी संपत्ति है जिसका बीमा कराया हुआ है वह नष्ट हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो बीमा कंपनी उसके बदले में संपत्ति या क्षतिपूर्ति देती है। तो ऐसी स्थिति में उस पूंजी संपत्ति के संबंध में बीमा कंपनी ने जब भी दावे की राशि प्राप्त होगी या संपत्ति प्राप्त होगी उसे कर निर्धारण वर्ष, उसे गत वर्ष में जिस गत वर्ष में वो प्राप्त होगी उस गत वर्ष में कर योग्य होगी। जैसे मान लीजिए कोई पूंजी संपत्ति है, उसमें 20 फरवरी 2019 को आग से जलकर भस्म हो गई। कब हुई? 20 फरवरी 19। उसके दावे की राशि 28 अक्टूबर 19 को प्राप्त हुई और जिस पर 5 लाख का पूंजी लाभ हुआ। संपत्ति 18-19 में नष्ट हो गई थी, गत वर्ष जो 2018-2019 में नष्ट हो गई थी, किंतु बीमा कंपनी से दावे की राशि कब प्राप्त हुई? 2019 और 20 में प्राप्त हुई। तो जो 19 और 20 की प्राप्ति के आधार पर उससे संबंधित जो कर निर्धारण वर्ष आएगा 2020-21 में ये पूंजी लाभ होगा वो कर योग्य होगा। तो जिस गत वर्ष में पूंजी संपत्ति नष्ट होती है या क्षतिग्रस्त होती है उस गत वर्ष की बजाय जिस गत वर्ष में बीमा कंपनी से बीमित राशि प्राप्त होती है पूंजी संपत्ति कर योग्य होगी, उस गत वर्ष में कर योग्य होगी। इसी प्रकार पूंजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूंजी लाभ, यदि कोई पूंजी संपत्ति है जिसका किसी कानून के अंतर्गत सरकार द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण कर लिया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप अधिग्रहण करने के समय में उसका जो पूंजी लाभ होगा वो अधिग्रहण वाले वर्ष में कर योग्य न होकर जिस गत वर्ष में क्षतिपूर्ति की राशि मिलती है उस गत वर्ष में क्रय होगा। यानी यहाँ भी वही नियम लागू होगा कि जिस गत वर्ष में अधिग्रहण किया है उस वर्ष में वो कर योग्य न होकर जिस गत वर्ष में अधिग्रहण के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होती है उस वर्ष में पूंजी लाभ यदि कोई है तो कर योग्य होगा। यदि क्षतिपूर्ति की राशि किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल अथवा किसी अन्य प्राधिकरण के अंतरिम आदेश के आधार पर प्राप्त हुई है या प्राप्य हो तो पूंजी लाभ उस गत वर्ष में कर योग्य होगा जिस गत वर्ष में इसके अंतिम आदेश, फाइनल ऑर्डर न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकरण ने किए हों। मतलब फाइनल ऑर्डर जब होंगे तभी वो कर योग्य होंगे। पूंजी संपत्ति को व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित करने पर पूंजी लाभ, यदि कोई करदाता किसी पूंजी संपत्ति को व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित कर देता है तो जिस गत वर्ष में स्टॉक बेचा जाता है उससे संबंधित कर निर्धारण वर्ष में पूंजी लाभ कर योग्य होंगे, न कि उस गत वर्ष में जिसमें पूंजी संपत्ति को परिवर्तित किया गया है। इस परिस्थिति में पूंजी लाभ की गणना करने हेतु संपत्ति के विक्रय मूल्य वही होगा जो संपत्ति को स्टॉक में परिवर्तित करने की तिथि को उचित बाजार मूल्य होगा। जैसे अपन ये मान के चलें कि 2018-19 में गत वर्ष 2018-19 में किसी पूंजी संपत्ति को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया तो 2018-19 की मान लीजिए 30 सितंबर 2018 को किया, 30 सितंबर 2018 को
किसी पूंजी संपत्ति को स्टॉक में परिवर्तित कर दिया, तो उस दिन उसका जो बाजार मूल्य है वो विक्रय का प्रतिफल मानेंगे। पर कब मानेंगे? जब स्टॉक में परिवर्तित करने के बाद, मान लीजिए 30 सितंबर 2018 को परिवर्तित किया और उस पूंजी संपत्ति को बेचा कब? 15 फरवरी 2020 को। 15 फरवरी 2020 को। तो 15 फरवरी 2020 को जब बेचा उस स्टॉक को, तो ऐसी स्थिति में गत वर्ष कौन सा हुआ बेचने के साल में? 2019-20। तो 2019-20 से संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2020-21। 2020-21 में उस पर पूंजी लाभ की गणना की जाएगी, किंतु सेल कंसिडरेशन कौन सा होगा? सेल कंसिडरेशन वो होगा जो जिस समय उस पूंजी संपत्ति को स्टॉक में कन्वर्ट किया था, यानी कि 30 सितंबर 2018 को उसका बाजार मूल्य है, उसको तो मानेंगे आधार, उसको तो सेल प्राइस मानेंगे। और गणना कब करेंगे? जब उस स्टॉक को बाजार में बेच दिया गया हो और उससे संबंधित कर निर्धारण वर्ष में। इसी प्रकार भूमि व भवन परियोजना के हस्तांतरण से पूंजीगत लाभ। यदि कोई भूमि या भवन किसी प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है, मान लीजिए कोई एग्रीमेंट ऐसा किया जाता है कि उस भूमि अथवा भवन या दोनों से कोई डेवलपर, विकासकर्ता कोई परियोजना, कोई प्रोजेक्ट बनाएगा और उसके पश्चात उस हस्तांतरणकर्ता को उस नए प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट बनाया उस भूमि और भवन, उसमें कुछ हिस्सा देगा, कुछ भवन का कुछ भाग देगा, या नगद भी दे सकता है, कुछ राशि नगद दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी वह कर योग्य उस वक्त माना जाएगा जब उस परियोजना के, जो परियोजना उसने विकासकर्ता ने बनाई है और विकसित किया है, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसको उस परियोजना के पूर्ण होने का जो प्रमाण पत्र जब जारी हो जाएगा, उस गत वर्ष में वह उस गत वर्ष से संबंधित कर निर्धारण वर्ष में कर योग्य होगी। और उसके लिए वैल्यूएशन क्या मानेंगे कि जो हिस्सा उसको प्राप्त हुआ है, जो हिस्सा प्रोजेक्ट में उसको प्राप्त हुआ है, उस हिस्से का स्टैंप ड्यूटी के अनुसार मुद्रांक शुल्क के लिए जो मूल्य होगा, वह मूल्य उसका विक्रय प्रतिफल मानेंगे और उसी वर्ष में कर योग्य होगा, न कि उसको हस्तांतरण करने के या एग्रीमेंट के तहत हस्तांतरित किया है उस वर्ष में कर योग्य न होकर परियोजना, नई जो परियोजना विकासकर्ता ने बनाई है, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस वर्ष में मिलेगा उस वर्ष में कर योग्य होगा। टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट्स। आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर के उद्देश्य से पूंजी संपत्तियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, दूसरी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। कोई कैपिटल असेट्स है वह शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, इसका निर्धारण इस बात पर निर्भर है कि संपत्ति का स्वामित्व करदाता के पास कितनी अवधि के लिए रहा हो। मतलब करदाता के पास वो संपत्ति कितने समय से है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है या शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स कौन सी होगी? ऐसी पूंजी संपत्ति, ऐसी कैपिटल असेट्स जो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति नहीं है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स नहीं है, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति कहलाती है। यानी कि जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो लॉन्ग टर्म कहलाएगी। आयकर अधिनियम में दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति कोई भी समुचित परिभाषा नहीं दी गई है, कोई परिभाषा नहीं दी गई है। तो इसको समझने के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स क्या है इसको समझना होगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म नहीं है तो वो कौन सी होगी? लॉन्ग टर्म होगी। तो इसलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स कौन सी होती हैं उनको समझना है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स को चार भागों में बांटा गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स में को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले उसमें ये माना है कि एक तो डेप्रिशिएबल एसेट्स होती हैं। डेप्रिशिएबल एसेट्स वो संपत्तियां जिन पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। ऐसी संपत्तियां जिन पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है उनको डेप्रिशिएबल एसेट्स कहते हैं, और इन संपत्तियों को अल्पकालीन पूंजी संपत्ति माना जाता है। यानी इसमें करदाता के पास ये कितने समय तक रही या इसका कोई महत्व नहीं है, वह महत्वहीन है। इनको
डेप्रिशिएबल एसेट्स को अल्पकालीन पूंजी संपत्ति माना जाता है। अब नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं, उसके संबंध में अपन ये देखेंगे कि करदाता के पास वो कितने समय तक रही हैं और उसके आधार पर उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। 4 टाइप की एसेट्स हैं जिनके आधार पर उनका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसाइड करेंगे। इनमें सबसे पहले जो संपत्ति है वह है कुछ विनियोगों को धारण करने की अवधि 12 माह से अधिक नहीं हो, यानी कि 12 माह से कम की अवधि है तो वो शॉर्ट टर्म कहलाएगी। जैसे कंपनी की क्षमता और अधिमांश जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, यूनिट ट्रस्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की सूचीबद्ध यूनिट्स, धारा 10(23) में वर्णित पारस्परिक और म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स और ऋण पत्र, बॉन्ड्स और सरकारी प्रतिभूतियों में भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। यानी ये चारों कैटेगरी जो हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, सूचीबद्ध हैं, तो 12 माह से इनको धारण करने की अवधि 12 माह से कम है तो ऐसी स्थिति में इनको अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानते हैं। यदि ये सूचीबद्ध नहीं है, किसी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, तो अवधि अगर 24 माह से अधिक नहीं है, धारण करने की अवधि कितने 24 माह से अधिक नहीं है, तो भी इनको अल्पकालीन शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स मानेंगे, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानेंगे। यानी सूचीबद्ध होने की स्थिति में 12 महीने से कम की अवधि होनी चाहिए, 12 महीने या उससे कम की अवधि, और 24 महीने या उससे कम की अवधि यदि अनलिस्टेड है तो। यदि अचल संपत्ति धारण करने की अवधि 24 माह से अधिक नहीं हो, यदि अचल संपत्ति के ये तो क्या थे 4 कैटेगरी के अंश। अच्छा, इसके अलावा शून्य कूपन बॉन्ड्स का शोधन है तो ये 12 महीने की अवधि में 12 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो तो शॉर्ट टर्म मानते हैं। अचल संपत्ति को धारण करने की अवधि 24 माह से अधिक नहीं हो, यानी कि कोई भूमि या भवन है या कोई अचल संपत्ति है, उसको 24 माह या कम अवधि के लिए धारण किया गया हो तो वो अल्पकालीन मानी जाएगी, और 24 महीने से ज्यादा अवधि के लिए धारण किया गया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स हो जाएगी। इसमें भूमि और भवन को दोनों को अलग अलग भी देख सकते हैं। यदि भूमि और भवन एक साथ खरीदे गए हैं तब तो दोनों की गणना एक साथ की जा सकती है, वरना भूमि को अगर पहले प्राप्त किया है, भवन उसमें बाद में बना है, तो दोनों के लिए अलग अलग गणना की जाएगी। यदि धारण करने की अवधि 36 माह से अधिक नहीं हो, 36 माह किसके लिए लागू होगा? सूचीबद्ध अथवा असूचीबद्ध लिस्टेड और अनलिस्टेड यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। वो तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड थे, और ये कौन से हैं? डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी लिस्टेड और अनलिस्टेड यूनिट्स हैं, उनके लिए 36 महीने की लिमिट लागू होगी। इसके अलावा आभूषण है, ऑर्नामेंट्स है, तो वो भी 36 महीने की अवधि होनी चाहिए, तभी वह उस पूंजी संपत्ति को 36 महीने तक अगर है तो अल्पकालीन, और 36 महीने से ज्यादा की अवधि है धारण किए हुए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स हो जाएगी। टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। अब जिस प्रकार से पूंजी संपत्ति को अल्पकालीन और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स 2 भागों में बांटा, तो यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स को बेचने से जो लाभ होता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। क्या करेंगे? उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म पूंजी कैपिटल असेट्स को बेचने से जो लाभ होगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 तरह से अपन ने पूंजी लाभ को 2 भागों में बांट दिया। शॉर्ट टर्म कौन सा है, लॉन्ग टर्म कौन सा है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स से उत्पन्न है वो लॉन्ग टर्म है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स से उत्पन्न है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों अपन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म करते हैं? सामान्यतः ये माना जाता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो लाभ कमाने के लिए किसी पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं मानते, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए स्पेसिफिक रेट्स हैं, उसके लिए विशिष्ट दरों से कर लगाया जाता है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को
सामान्य दरों से क्या कर लगाया जाता है। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो जगह इनको बांट के चलते हैं, ताकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो सामान्य दर जो भी करदाता के लिए लागू है उनसे टैक्स लगेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके लिए विशिष्ट दरें हैं आयकर अधिनियम में, उस दर से कर लगेगा। थैंक यू।